हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 171। इससे पहले इस कहानी के 170 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। रोहान ने अपनी एक उंगली उसके मुंह पर रखी और फिर बोलता है कि बोलने का वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास। तुम्हें तो मेरे पापा ने सुधारने का मौका भी दे दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिला लो वो उगलता तो जहर ही है। ठीक उसी तरह तुम भी कभी नहीं सुधर सकते हो। मैं तुम्हें अब कोई मौका नहीं देने वाला। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इतना कहकर उसने सोमनाथ के सीने पर गोली उतार दी और सोमनाथ धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर पड़ता है। उसे देखकर ड्राइवर की चीख एकदम से निकल जाती है। वो कांप रहा था और फिर अरमान ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताने की जरा सी भी कोशिश की ना तो सच कहता हूँ जिंदा तुम भी नहीं बचोगे, समझे। ड्राइवर ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी रोहान ने भी ड्राइवर को तरफ बंदूक दिखाकर कहा कि तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा अगर तुमने किसी को भी हम दोनों के बारे में कुछ भी बताया, समझ गए ना। पुलिस पूछेगी तो कह देना कि मैं उन दोनों को नहीं पहचानता था। कौन है वो लड़के, कहाँ से आए थे, मुझे कुछ नहीं पता। ड्राइवर ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और पलट कर देखा तो सोमनाथ तड़प रहा था। रोहान ने एक और गोली सोमनाथ के सीने में मार दी और फिर सोमनाथ का तड़पना बंद हो गया और वो वहीं पर मर गया। रोहान ने भी अब टाइम देखकर कहा कि आधा घंटा हो गया है, वापस भी तो जाना है। तो दोनों ही भाई अब वहां से भागकर कुछ दूरी पर आ गए थे जहां पर अरमान की गाड़ी खड़ी हुई थी। दोनों ही उस गाड़ी में बैठे और फिर अरमान ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर दूसरी तरफ निव्यांश ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि रोहान कितनी देर लगाएगा यार, जल्दी वापस आ, आधा घंटा हो गया है। तुझे क्या बाथरूम में बैठना है क्या यार, इतनी देर तो कोई भी नहीं लगाता है जितनी की तू लगा रहा है। चल जल्दी से बाहर निकल, जल्दी कर यार। लेकिन बाथरूम से अभी कोई भी आवाज नहीं आती है। तो निव्यांश ने एक बार फिर से बाथरूम का गेट खटखटाते हुए फिर से आवाज दी, लेकिन इस बार भी कोई आवाज रोहान की तरफ से नहीं आती है। तो निव्यांश बोलता है कि देख यार, तू ना बाहर नहीं आएगा तो मैं सच कहता हूँ मैं गेट खोलकर अंदर आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करी कि तभी पीछे से शुभ ने निव्यांश को रोकते हुए कहा कि अरे छोटे पैंथर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तुझे अपनी शादी में जितना वक्त लगाना था लगा चुका है, अब यहाँ से निकल। तो निव्यांश ने भी पलटकर शुभ को देखा और बोला कि चाचू कितनी देर से बाथरूम में बैठा हुआ है, ये फेरों का वक्त हो चुका है और ये है जो बाथरूम में बैठकर धुड़म धड़ाम करने में लगा हुआ है आराम से। ये सुनकर तो शुभ को भी हल्की हल्की सी हंसी आ गई थी और फिर वो भी बोलता है कि जा, तुझे स्नो वाइट बुला रही है, तेरी स्नो वाइट तुझे ढूंढ रही है, मैं इसे लेकर अभी आता हूँ। तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोलता है कि हाँ चाचू जल्दी से लाना है इसको। तो शुभ बोलता है कि हाँ तू जा, मैं जल्दी से लेकर आ जाऊंगा इसे। तो निव्यांश बोलता है कि चाचू इतना टाइम तो कोई भी नहीं लगाता है जितना कि ये मेरा भाई लगा रहा है। तो शुभ ने कहा कि भाई वो लगा रहा है तो फिर थोड़ा सा नर्वस हो गया होगा ना, खुद की शादी के लिए तैयार कर रहा होगा खुद को। यूँ नो शादी के टाइम हर कोई नर्वस हो जाता है, तो शायद वो भी हो गया होगा। तो निव्यांश ने शुभ को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि क्यों क्यों झूठ बोलते हो चाचू आप। पहली बात तो ये है कि रोहान इतना भी कमजोर नहीं है कि शादी वाले दिन वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाएगा ये बात सोचकर। और दूसरी बात ये है कि आप तो नर्वस नहीं हुए थे ना अपनी शादी पर। मैंने सुना है कि आपने दिशा चाची को अपनी गोद में उठाकर फेरे लिए थे। तो शुभ बोलता है कि हाँ यार लिए तो थे मैंने, वो क्या है ना दिशा के पैरों में गोली लगी हुई थी। खैर वो सब कुछ छोड़ो, पुरानी बातें हैं, ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना हो तो जाओ पीछे वाले चैप्टर जाकर पढ़ लेना। अभी जाओ जल्दी से, तुम्हें तुम्हारी स्नो वाइट बुला रही है। तभी निव्यांश भी मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है और फिर उसके जाते ही शुभ ने सबसे पहले कमरा बंद किया और फिर अरमान को कॉल लगाया। तो अरमान ने भी थोड़ी देर में ही कॉल रिसीव कर लिया था और वो आराम से बोलता है कि चाचू बस 10 मिनट और इसके बाद हम दोनों ही वहाँ पर आ जाएंगे। तो शुभ बोलता है कि अगर तेरे ससुर जी और नील भैया को जरा सा भी कुछ पता चल गया ना तो सच कहता हूँ ऐसा बवाल मचा देंगे ना जिसे हम चाह कर भी समेट नहीं पाएंगे। गाड़ी को गाड़ी समझ कर मत चला, उसे प्राइवेट जेट बना कर दे, समझा तू। लेकिन हाँ 10 मिनट के अंदर यहाँ पर जरूर आ जाइयो वरना मैं कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगा। वानर सेना तुम दोनों के सामने खड़ी होगी।
रोहान ने भी अरमान से फ़ोन लिया और फिर बोलता है कि चाचू बस 10 मिनट में आ रहे हैं। इतना कहकर रोहान ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर तभी अरमान ने भी झटके से गाड़ी रोकी, क्योंकि सामने पुलिस की जीप खड़ी हुई थी, जिसे देखकर दोनों की आंखें थोड़ा हैरानी से बाहर आ चुकी थी। इधर दूसरी तरफ पंडित जी ने भी रुद्र और नील को देखते हुए कहा कि बेटा दूल्हा को बुला दीजिए, बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो रुद्र ने भी निव्यांश को देखा तो निव्यांश बोलता है कि चाचू लेकर आ रहे हैं उसे। रोहान अभी फ्रेश हो रहा है, शायद उसका पेट खराब हो चुका है। तो नील ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि ये कोई वक्त था पेट खराब करने का यार, ये लड़का बिना कभी नहीं सुधर सकता। रुद्र ने भी पंडित जी को देखकर कहा कि बस अभी आता ही होगा पंडित जी। तभी पंडित जी बोलते हैं कि जजमान थोड़ा जल्दी ही कीजिए आप प्लीज। फिर नील ने कहा कि हाँ बस अभी आता ही होगा, आप परेशान मत हो। पंडित जी ने फिर से पूजा पाठ में ध्यान लगाना शुरू कर दिया और फिर रुद्र और नील दोनों ही बैठकर मंडप को ही देख रहे थे। और फिर तभी रुद्र बोलता है कि नील संकल्प का रिश्ता लेकर चले क्या, मुझे तो अब संकल्प की भी शादी जल्दी से जल्द करनी है। तो नील ने कहा कि संकल्प को अभी शादी जल्दी ही करेंगे, लेकिन पहले अरमान और अंशिका की शादी करते हैं और फिर उसके बाद निर्भय और निशी की भी तो शादी करनी है हमें। तो रुद्र भी एक गहरी सांस लेकर बोलता है कि निर्भय और निशी की तो हम बाद में भी कर लेंगे शादी, निशी को अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन मैं अभी के लिए ये सोच रहा था कि संकल्प की शादी सबसे पहले पक्की कर देते हैं, संकल्प और उस लड़की को साथ में वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा और फिर दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे। वैसे भी मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि वो लड़की हमारे घर आ जाए, हमारी बहू बनकर। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, आखिर धनराज अंकल की आखिरी निशानी वही तो रह गई है, वो भी हमारे पास हमारे घर पर आ जाएगी तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा नील। तो नील ने भी अब रुद्र के कंधे पर हाथ मार कर कहा कि हाँ यार आ जाएगी, फिक्र मत कर, तू तो बिल्कुल टेंशन लेकर ही बैठ गया है, तू कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेता है उसके लिए। जैसे ही रोहान हमारे पास आ गया ना, वैसे ही धनराज अंकल की देहती भी हमारे पास में ही आ जाएगी और वो हमारे साथ शायद खुश भी रहेगी। तभी पंडित जी ने भी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि जजमान फिर मत कहिएगा मुझसे कि पति पत्नी के बीच में कलेश रहता है, शुभ मुहूर्त तो बीता जा रहा है, कब आएंगे दूल्हा दुल्हन। इस बार नील ने थोड़ा सा गुस्से में बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि जाकर रोहान को लेकर आओ अभी के अभी, समझे तुम, बहुत हो गया है उसका फ्रेश होना, अब उसे बाद में फ्रेश होने देंगे। तो नील की बात सुनकर बंदरों की टुकड़ी अब उस कमरे की ओर जाने लगी थी जहाँ पर रोहान अभी फ्रेश होने के लिए गया था। जैसे ही वो कमरे के गेट के पास पहुंची तो नील ने भी बंदरों की टुकड़ी को रोकते हुए कहा कि तुम लोग रहने ही दो, मैं चाहता हूँ। जैसे ही अभी नील अपनी जगह से उठा तो रुद्र ने भी नील की बाजू पकड़ते हुए कहा कि रोहान बच्चा थोड़ी ना है, जो तुम उसे लेकर आओगे वो खुद ही आ जाएगा, बंदरों की टुकड़ी है ना तो वो खुद ही लेकर आ जाएगी, तुम कहाँ जा रहे हो। नील को तो अब बीती बातें कुछ याद आने लगी थी जब शुभ और रोहान कुछ बातें कर रहे थे। जब रोहान और शुभ की कोई खिचड़ी पक रही थी, अब उसे थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ होने का असर नजर आ रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा सा कुछ सोचा और फिर रुद्र से कहा कि नहीं, मुझे रोहान से कुछ बात भी करनी है, मैं ही चाहता हूँ उसे लेने के लिए। तो रुद्र ने एक आईब्रो चढ़ाकर बोला कि अच्छा रोहान से क्या बात करनी थी तुझे जो तुम मुझसे नहीं बोल सकता। तो नील ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर मैं उसे मंडप तक लेकर आऊंगा तो फिर कुछ हो जाएगा क्या, तुझे क्या जलन हो रही है क्या, वो मेरा कुछ नहीं लगता है, मेरा भी तो उस पर कुछ हक बनता है ना। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नील की बाजू छोड़ दी और फिर नील सीधा उस कमरे के पास आ जाता है जहाँ पर अभी रोहान गया था। उसने सबसे पहले बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। बंदरों की टुकड़ी को भी कुछ नहीं समझ में आया और वो भी वहाँ से हवा की तरह चली गई। तो नील ने भी अब गेट को नॉक करते हुए कहा कि रोहान बाहर आओ जल्दी से जल्दी, लेकिन अभी कोई भी आवाज़ नहीं आती है कमरे से। तो शुभ ने भी जैसे ही अंदर की तरफ नील की आवाज़ सुनी तो उसका दिल तो अब जोरों से धड़कने लगा था और चेहरे पर पसीना आ चुका था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और फिर से अरमान को कॉल किया। इस बार अरमान ने कॉल पिक नहीं किया था। अब तो शुभ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, उसे तो अब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि अरमान और रोहान का तो कुछ पता ही नहीं था। उसने अपनी हथेली को अपने माथे पर मारकर कहा कि यार इससे तो अच्छा होता कि मैं ही चला जाता वहाँ पर, कम से कम कोई गड़बड़ तो नहीं करता मैं, अब तक तो दोनों यहाँ तक आ भी गए होते। लेकिन मुझे क्या लगता था, मैंने तो इन दोनों को गलत ही भेज दिया, अब क्या करूँगे, नील भैया तो मुझे मार ही डालेंगे, भगवान अब मैं क्या करूँ। इतने में फिर से दरवाजा नॉक करते हुए नील ने कहा कि रोहान तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, जल्दी से बाहर आओ, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद अंदर आ जाऊँगा। इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो नील ने इस बार
बाद धीरे से लेकिन थोड़ा सा गुस्से में कहा कि शुभ, क्या तुम अंदर हो? अगर तुम अंदर हो तो जल्दी से जल्दी रोहान को बाहर लेकर आओ। अब तो शुभ की जान हलक में आ गई थी और नील ने एक बार फिर से गुस्से से कहा कि शुभ, क्या तुम अंदर हो या फिर नहीं? मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तो शुभ धीरे से बोलता है कि हाँ हाँ मैं अंदर ही हूँ भैया, क्या हुआ? मैं अभी आ रहा हूँ। तो नील ने थोड़ा सा गुस्से में कहा कि तो फिर गेट खोलो ना, वरना तुम गए मेरे हाथों से आज, समझे तुम? तो नील को तो अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि कहीं रोहान कुछ गलत करने के लिए तो नहीं चला गया हो। तो नील ने भी एक बार फिर से दरवाजे को जोर से बजाते हुए कहा कि शुभ, शुभ या तो गेट खोल दो आकर, वरना मैं अभी रुद्र को सब कुछ सच सच जाकर बता दूंगा और उसे यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, समझे तुम? तो शुभ ने एक बार फिर से बाथरूम का गेट की तरफ देखा और फिर एक बार उस गेट की तरफ देखा जिसके पीछे अभी नील खड़ा हुआ उसे आवाज दे रहा था। और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को थोड़ा सा हिम्मत दिया और फिर गेट को खोल दिया। जैसे ही गेट खोला तो नील ने अभी सुलगती हुई आंखों से शुभ को घूर कर देखा और फिर शुभ ने तो नील को देखकर बड़े ही प्यार से कहा कि क्या बात है भाई, नेवी ब्लू कलर में तो आप सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे हो भाई, एकदम हीरो जैसे लग रहे हो। किसने सिलवाया है ये कोट आपका? बड़े ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो इस कलर में और इस कोट में। तो नील ने भी अगले ही पल शुभ के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि रोहान कहाँ पर है? ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। शुभ बोलता है कि कुछ तो शर्म करो भैया, पार्टी करने गया है और कहा, आपने तो मुझे हिलाकर ही रख दिया, छोड़ो ना कॉलर, अब अच्छा नहीं लगता है। अब जब मेरा कॉलर आप पकड़ते हो, अब मैं भी आपकी तरह बड़ा हो गया हूँ। तो नील ने भी अब वॉशरूम की गेट की तरफ देखा और फिर जल्दी से वहां पर जाकर गेट को बजाते हुए बोला कि रोहान, इतनी देर से अंदर तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज तुम्हारी शादी है और तुम कब का जाकर बैठ गए हो? तो नील ने गुस्से में भी शुभ की तरफ देखा और फिर शुभ जो अब थोड़ा सा सीरियस में आ गया था, तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और सामने रोहान खड़ा हुआ था। रोहान को देखकर तो नील को अब तसल्ली हो गई थी और फिर शुभ ने तो पीछे खड़े होकर ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन उसका शुक्रिया अदा कर दिया था। अब जाकर शुभ को थोड़ी थोड़ी सी राहत की सांस मिली थी क्योंकि अब तो रोहान उसके सामने था। रोहान ने भी नील की तरफ देखा और फिर शुभ की तरफ देखा तो रोहान बोलता है कि पेट खराब था बड़े पापा, लेकिन आपने तो गेट ही बजा दिया। खैर छोड़िए, मैं चेंज कर लेता हूँ अभी जाकर, फिर बाहर चलते हैं। तो नील अभी गुस्से में रोहान को घूर घूर कर देख रहा था और फिर शुभ जो पीछे से बाहर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा और तभी नील ने भी पलटकर शुभ की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपनी तरफ खींचकर अंदर की तरफ ढकेल लिया और फिर उसने सबसे पहले गेट को बंद किया और फिर दोनों को घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा सा गुस्से से कहा कि क्या चल रहा था तुम दोनों का, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, अभी के अभी मुझे सब कुछ बताओ। तो शुभ ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे और फिर बोलता है कि अरे बड़े भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? भला मेरे और मेरे भतीजे के बीच में क्या ही चलेगा? आपको भी ना बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? ये इंडिया है, फॉरेनर नहीं है जो आप कैसी घटिया बातें करोगे। मुझे तो मेरी दिशा के अलावा कोई और नहीं चाहिए, बस मेरी दिशा, मेरी पिकाचू ही चाहिए। रोहान को अब समझ में आ गया था कि शुभ चाचू क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। रोहान ने भी हैरानी से शुभ की तरफ देखा और फिर नील की तरफ देखते हुए कहा कि अरे बड़े पापा, कुछ भी बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे चाचा भतीजे के बीच में। तो नील ने कहा कि बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। जल्दी बताओ, 1 घंटे से तुम वॉशरूम में क्या कर रहे थे? 1 घंटा नहीं लगता है वॉशरूम में किसी को भी, अगर तुम्हारा पेट भी खराब है ना तब भी 1 घंटा नहीं लगता है, समझे तुम? अब जल्दी से बताओ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, नहीं तो अभी रुद्र को यहाँ पर लाऊंगा। तो रोहान अभी बहुत ही प्यार से बोलता है कि बड़े पापा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो अपनी शेरवानी को पहनने लगा और फिर तभी नील ने रोहान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर गुस्से में बोलता है कि तो यही बात मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे और छोटे शेर के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, तुम दोनों अपनी अलग कोई भी खिचड़ी नहीं पका रहे हो। इस बार तो रोहान को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और फिर उसने नील की आंखों में देखते हुए एक अकड़ के साथ कहा कि हाँ चल रहा है बड़े पापा, मैं सोमनाथ को गोली मारकर अभी के अभी आया हूँ, मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये सुनते ही नील के हाथ रोहान की पकड़ से एकदम से छूट गए और फिर उसे तो यकीन ही नहीं आया कि उसने शुभ की तरफ देखा और फिर शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील के चेहरे पर तो अब 12 बज चुके थे, उसे तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसने तो सपने में भी ये नहीं सोचा था कि रोहान इतना बड़ा काम करके इतनी जल्दी आ जाएगा और बिना किसी शिकायत के। रोहान तो अभी तैयार हो चुका था और फिर उसने अपने बालों में बहुत ही स्टाइल के साथ हाथ मारा और फिर अपनी
अपनी पगड़ी उठाकर सिर पर रख ली और फिर नील को देखते हुए बोला कि क्या हुआ बड़े पापा, आप इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हैं? तो नील ने एक बार फिर से रोहान की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोहान ने भी फिर से अकड़ के साथ कहा कि अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं वॉशरूम में था, तब आपको सच नहीं लग रहा था, और अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सोमनाथ को मार दिया है, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है, तब भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं, आपको अभी भी सच नहीं लग रहा है। अच्छा, अब आप ही बताइए कि मैं अपना सच कैसे प्रूव करूँ आपके सामने। तो शुभ ने तो अब अपने भतीजे की नज़र उतार ली थी, वो तो रोहान में खुद को ही देख रहा था, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था इस वक्त। नील तो अभी भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तो अब डबल स्पीड के साथ बढ़ चुकी थी। अचानक ही नील एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फिर शुभ आगे आया और उसने रोहान को देखते हुए थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता है, भाई को बीपी की प्रॉब्लम है, उनका बीपी बढ़ जाता है, तुम्हें ना बिल्कुल भी अकल नहीं है, भाई के सामने ऐसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? तो रोहान बोलता है कि सॉरी चाचू, मुझे नहीं पता था कि बड़े पापा को बीपी की प्रॉब्लम है। शुभ ने अपनी जेब में से एक टेबलेट निकाली और फिर रोहान टेबल पर रखा हुआ पानी लेकर आता है। दोनों ने ही अब नील को वो टेबलेट खिला दी थी और फिर नील उसकी बढ़ती हुई धड़कनें थोड़ी थोड़ी सी कंट्रोल हो गई थी। नील अब जाकर शांत हो गया था जब उसने टेबलेट खाई। तो नील ने भी रोहान की तरफ देखा तो रोहान ने नील के दोनों गालों पर अपने हाथों को भरकर प्यार से कहा कि अरे बड़े पापा, कुछ भी नहीं हुआ है, आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो, मैं तो आपके सामने हूँ ना, क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो आप, कुछ भी नहीं है, चलो अब जल्दी से मेरा गठबंधन करवाकर मेरी शादी करा दो, आपकी डॉक्टर हसीना की बेटी हमेशा के लिए आप प्रताप हाउस में लेकर आते हैं, चलिए ना, अब देर क्यों कर रहे हैं? तो नील अभी कुछ नहीं बोला और शुभ ने नील की बाजू पकड़कर कहा कि चलो ना भैया, बाहर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि जो रुद्र की आवाज़ थी। नील, अब तू भी जाकर वहीं पर रह गया क्या, आना नहीं है क्या तुम सबको वहाँ से? तो शुभ बोलता है कि चलो भैया ना, रुद्र भैया बुला रहे हैं। तो नील ने इस वक्त रिएक्ट करना कुछ भी ठीक नहीं समझा और फिर वो भी उठकर उन दोनों के साथ बाहर की तरफ आ जाता है। थोड़ी देर के बाद रोहान और रूही दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे और फिर भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के हो गए थे। आज फाइनली रोहान और रूही की शादी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद निव्यांश ने दोनों का गठबंधन कर दिया था और फिर वो दोनों भी फेरों के लिए खड़े हो गए थे। फेरे होने के बाद जय और जिया दोनों ने ही रूही का कन्यादान कर दिया था और फिर रूही जो हमेशा के लिए आज रोहान की जिंदगी में आ गई थी, वो हमेशा के लिए प्रताप खानदान में आ चुकी थी। पंडित जी ने कहा कि शादी संपन्न हुई, अब बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। रूही और रोहान अपनी जगह से खड़े हुए और फिर सबसे पहले दादा दादी के पास जाते हैं। उन्होंने दादा दादी का आशीर्वाद लिया, फिर नील और अवनी का, फिर रुद्र और किट्टू का, और ऐसे ही करके उन्होंने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लिया था। आज फाइनली सब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे कि रोहान भी वापस आ गया था और उसकी शादी भी हो गई थी। आखिर में रूही और रोहान शुभ और दिशा के पास गए और फिर रोहान ने शुभ के पैर को छुआ और फिर शुभ ने रोहान के गाले लगा लिया और फिर रोहान ने भी धीरे से कहा कि चाचू, अरमान पुलिस स्टेशन में है, बड़े पापा के सामने बता नहीं पाया था आपको, कुछ करो, उसे बाहर निकालो। ये सुनकर तो शुभ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। शुभ ने अभी रोहान को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इधर दूसरी तरफ अवनी और किट्टू जो जिया को देखकर बोलती हैं कि दी, आप विदाई की रस्म कर लो, आप इतना ज्यादा क्यों रो रही हो, आपकी बेटी हमेशा आपके सामने रहेगी। जिया की आंखों में फिर से पानी आ गया था। अवनी ने जिया को संभालते हुए फिर से कहा कि बस कीजिए ना जिया दी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी आपके घर से निकलकर आपके ही घर दूसरे घर पर आ रही है, आप इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो, आप हमेशा हमारे साथ ही तो रहेंगी, इतनी मुश्किलों से तो प्रताप हाउस में खुशियाँ आई हैं। तो अंशिका की नज़र अभी भी अरमान को ढूंढ रही थी, उसे थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने हिम्मत करके संकल्प से पूछा कि अरमान कहाँ पर है? तो संकल्प बोलता है कि पता नहीं यार, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो यहीं पर था। अंशिका ने भी अब नियति से पूछा, फिर भाभी तुमने अरमान को कहीं देखा है क्या? तो नियति बोलती है कि नहीं, मैंने तो बहुत देर से उसे कहीं भी नहीं देखा है। तो अंशिका अब आखिर में रोहान के पास आती है और फिर बोलती है कि भाई आपने अरमान को देखा क्या, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो रोहान बोलता है कि हाँ, वो किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है, तो टेंशन मत ले, जल्दी आ जाएगा। तो अंशिका को अब जाकर थोड़ी सी तसल्ली हुई थी। वो अपने फ़ोन को देखकर बोलती है कि मैं कितनी देर से अरमान को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रहा है, आने तो इसे फिर बताती हूँ मैं। तो रोहान ने फिर से कहा कि तू ना बिल्कुल भी टेंशन मत ले, वो सच में किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया है, जल्द ही आ जाएगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में ही विदाई की रस्म भी होने लगी थी। जिया ने भी नम आंखों से अब देखा और फिर रूही की गाड़ी में बैठा दिया।
और रोहान को देखकर बोलती है कि रोहान, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को हमेशा खुश रखोगे, फिर भी ये चाहती हूँ कि मेरी रूही की आंखों में कभी भी दोबारा पानी ना आए। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ तुमसे। तो रोहान बोलता है कि फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, आप, मैं हूँ ना, आपकी रूही को सिर आंखों पर बैठा कर रखूंगा, हमेशा उसे खुश रखूंगा, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जिया के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं नील का मूड अभी बहुत ज़्यादा खराब था। तभी जिया ने नील की तरफ देखते हुए कहा कि क्या बात है, जब बारात लेकर आया था तब तो बहुत ज़्यादा खुश था, तो और अब जब बेटी लेकर जा रहा है तो इतना ज़्यादा उदास, ऐसा भी क्या हो गया है तो जो इतना ज़्यादा मुँह लटका रहा है। नील ने एक बार फिर से शुभ की तरफ देखा और एक बार रोहान की तरफ देखा और फिर एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं डॉक्टर हसीना, तुम तो जानती हो ना, उम्र हो गई है अब मेरी, शरीर में बीमारियों ने घर बना लिया है, इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा बीपी लो हो गया था। तो जिया बोलती है कि तो ठीक है, मैं अभी चेक कर लेती हूँ ना तुम्हारा बीपी। तो अवनी भी अब जल्दी से नील के पास आती है और घबराते हुए उसे देखने लगती है हर जगह। उसने नील की कमर को हल्का हल्का सा रब किया और फिर बोलती है कि क्या हुआ है नील, मुझे बताओ ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, बीपी लो हो रहा है क्या आपको, डॉक्टर के पास चले क्या। तो रुद्र ने भी अब नील के कॉलर को ठीक करते हुए कहा कि तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं यार, तो क्यों बताता नहीं है कुछ भी, खुद ही अपने आप को ही स्ट्रांग बनाता रहता है। नील बोलता है कि नहीं नहीं, बस इतनी भी खराब नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, बाकी कुछ भी नहीं है, जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप सब लोग चलते हैं। तो रुद्र ने कहा कि देखो नील, तेरी तबीयत को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, अवनी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम अभी के अभी डॉक्टर के पास चल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नील बोलता है कि कहा ना कुछ भी नहीं हुआ है, चलो अब बहू को लेकर घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर के बाद सब गाड़ी में आकर बैठने लगे थे, लेकिन शुभ वहां पर नहीं बैठा और फिर उसने देखा तो रुद्र भी अब गाड़ी में बैठ रहा था। वो जल्दी से रुद्र के पास गया और फिर बोलता है कि भाई, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा मैं, 1 घंटा लग जाएगा। तो रुद्र ने कहा कि अब रात को तुझे कौन सा इतना इंपॉर्टेंट काम आ गया है। शुभ बोलता है कि अरे भाई, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ ना, थोड़ी सी उम्र भी हो गई है, अब कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करूँगा, मुझ पर थोड़ा सा विश्वास तो रखा करो यार, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैं आपको सीधा घर पर ही मिलता हूँ, आप लोग अच्छे से जाइए। इतना कहकर शुभ अपनी गाड़ी लेकर वहां से हवा की तरह चला गया था, क्योंकि उसे तो अभी अरमान से मिलना था, उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाना भी था। अंशिका भी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़